हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने कोलाइडी विलयन जो है उनके शुद्धिकरण की विधियां देखी थी। इसके अलावा हमने कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनके गुणों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम निम्न टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कोलाइडी कण जो होते हैं उन पर आवेश और उन पर आवेश की उत्पत्ति जो है वो कैसे आती है, और कोलाइडी कणों का स्कंदन जो है वो क्या होता है और स्कंदन किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कोलाइडी कणों पर आवेश। अब देखिए, जैसा कि पिछले सेशन में हमने कहा था कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं, कोलाइडी विलयन जो होते हैं उन पर क्या पाए जाते हैं, आवेश पाए जाते हैं। जैसे मान लिया हम कह रहे हैं कि ये कोई कोलाइडी विलयन है। ओके, अब ये जो कोलाइडी विलयन है, इन कोलाइडी विलयन के अंदर जो कण होते हैं उन कण पर या तो धनावेश पाया जाएगा और या फिर क्या पाया जाएगा, ऋण आवेश पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोलाइडी विलयन में कणों पर धन आवेश होता है तो उस कोलाइड को हम कहते हैं धनावेशित कोलाइड। ओके, और यदि कोलाइडी विलयन में कणों पर ऋण आवेश होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, ऋण आवेशित कोलाइड कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से कणों के आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन जो है वो धन आवेशित और ऋण आवेशित होते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले हम जैसा कि कह रहे हैं कि कोलाइडिक विलयन जो होते हैं उसमें सभी कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। एक समान आवेश से तात्पर्य है कि जैसे मान लिया ये कोई कोलाइडी विलयन है तो इसमें जितने भी कोलाइडी कण हैं उन पर एक जैसा आवेश है। यदि धनावेशित कोलाइड है तो उन सभी पर कौन सा चार्ज है, प्लस है, और यदि कोलाइड ऋण आवेश है तो उन सभी पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। यानी कि सभी पर आवेश जो है वो एक समान पाया जाता है। ओके, उसके बाद में देखिए, हमने जैसा कि कहा कि यदि कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है तो उसका नाम क्या होता है, धनात्मक कोलाइड, और यदि उस पर ऋणावेश होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो इस तरीके से आवेश के आधार पर हम धनात्मक कोलाइडी विलयन और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कह सकते हैं। ओके, अब देखिए, ये जो कोलाइडी कण होते हैं इन पर समान आवेश होता है, और समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण कोलाइडी विलयन जो है उसका स्थायित्व बना हुआ रहता है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लिया अपने पास ये कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन को हम कह रहे हैं धनात्मक कोलाइडी विलयन। तो धनात्मक कोलाइडी विलयन है मतलब सभी कणों पर चार्ज कौन सा है, धनात्मक है, और धनात्मक चार्ज होने के कारण यानी कि समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षण के कारण यह आपस में एक दूसरे को स्कंदित या यूँ कह सकते हैं निरावेशित नहीं कर पाते, और कोलाइडी विलयन जो है उसका स्थायित्व बना हुआ रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन का स्थायित्व जो है वो समान आवेश में प्रतिकर्षण के कारण बना रहता है। ओके, ये इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से कोलाइडी विलयन जो है वो स्थायी बने रहते हैं। आगे देखिए, कुछ धनात्मक और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल लेके आए हैं हम। जैसे धनात्मक कोलाइडी विलयन जो है उसका एक एग्जाम्पल हम देखें, क्षारीय रंजक मेथिलीन ब्लू, ये एक प्रकार का क्या होता है, धनात्मक कोलाइडी विलयन होता है। ठीक इसी तरीके से अम्लीय रंजक है जैसे इयोसिन है, कांगोरेड है, ये जो है वो भी क्या है, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। और धनात्मक कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल और देखें तो धातु हाइड्रोक्साइड सोल, सोल मतलब कोलाइड, जैसे FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये जो धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं ये धनात्मक कोलाइड हम कह सकते हैं। अगला जो है वो जल योजित धातु हाइड्रोक्साइड जल योजित धातु ऑक्साइड सोल जो है वो हम कह सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जल योजित है यानी कि जल के अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ भी जल के अणु हैं, इसलिए इसको जल योजित ऑक्साइड हम कह सकते हैं। और फिर है टाइटेनियम ऑक्साइड यानी कि TiO2 सोल यानी कि कोलाइड, ये भी क्या है, धनात्मक कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरीके से ऋणात्मक कोलाइडी के देखें तो धातु सल्फाइड यानी कि सल्फाइड जुड़े हुए हैं, आर्सेनिक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, एंटीमनी सल्फाइड है, ये सारे के सारे क्या हैं, धातु सल्फाइड जो कि ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होते हैं। ठीक इसी तरीके से धातुओं के सोल हैं जैसे गोल्ड सोल है, सिल्वर सोल है, ये भी ऋणात्मक कोलाइडी के अंतर्गत आते हैं। और स्टार्च है, जिलेटिन है, सिलिसिलिक अम्ल है, मिट्टी है, ये भी क्या है, ऋणात्मक कोलाइड। इसके अलावा
हमारा जो रक्त है यानी कि हीमोग्लोबिन जिसमें पाया जाता है, यह जो है वो भी क्या है, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। तो आप जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन जो है उनके एग्जाम्पल जो है विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। आगे चलते हैं। कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति के कारण। आखिर ये जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर आवेश जो है वो क्यों आता है, उनके आवेश उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे इन पर आवेश जो है वो आता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण जो है वो हम देखते हैं घर्षण विद्युतीकरण। घर्षण विद्युतीकरण नाम से ही पता चलता है कि जैसे मान लिया कि यह है एक कोलाइड विलयन हम तैयार कर रहे हैं, इसमें ये परिक्षेपण माध्यम है और इसमें ये परिक्षिप्त प्रावस्था है। तो ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जो होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम के साथ क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, यानी कि इनके अंदर जब घोलते हैं तो घर्षण इनमें होता है और उनके कारण इन पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, माइनस या प्लस चार्ज आ जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि यदि हम कोलाइडी चक्की में जैसे इन कणों को पीसते हैं तो पीसने के दौरान भी घर्षण के दौरान इन पर आवेश जो है वो आ जाता है। दूसरा प्रकार जो है वो है पृष्ठीय अणुओं का विघटन, यानी कि जो बड़े अणु होते हैं वो टूटकर कोलाइडी कणों में बदल जाते हैं। और तीसरा है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। वर्णात्मक अधिशोषण मतलब एक सेलेक्टिव आयन का अधिशोषण अपनी सतह पर करके कोलाइड का जो निर्माण है या कोलाइड का जो आवेश है वो बना देते हैं। जैसे मान लिया धनायन का उसने अधिशोषण किया है तो कोलाइड धनावेशित हो जाएगा, और ऋणायन का किया है तो ऋणायन हो जाएगा। आइए इन सभी को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं घर्षण विद्युतीकरण। जैसा कि मैंने बताया, घर्षण विद्युतीकरण से तात्पर्य कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनको जब हम मिलाते हैं तो इनके बीच में आपस में घर्षण, और घर्षण के कारण इनमें क्या आ जाता है, आवेश जो है वो आ जाता है। देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था जो है के कण और परिक्षेपण माध्यम के कण ये टकराते हैं तो इनमें घर्षण के कारण क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। दूसरा जो है वो देखिए पृष्ठीय अणुओं का विघटन। पृष्ठीय अणुओं का विघटन है, इसके लिए अपन जो है वो साबुन जो है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, साबुन का एग्जाम्पल मतलब C17H35 COONA सोडियम स्टीरेट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब देखिए, इसका जब आयनन होता है तो आयनन के दौरान क्या होता है, एक तो बनता है C17H35 COO-, ओके, और एक जो है वो क्या बनता है, Na प्लस जो है वो बनता है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि दो आयन बने हैं, एक तो बना है ये ऋण वाला आयन और एक बना है धन वाला आयन। तो ये जो धन आयन है ये तो क्या चला जाता है, विलयन में चला जाता है, और जो दूसरा ऋण आयन है उस ऋण आयन को हम इस तरीके से बता सकते हैं जैसा कि मिसेल निर्माण में हमने देखा था। तो इस तरीके से मान लिया हम कह रहे हैं ये, ठीक है। तो ये इसका ये ऋण सिरा हो गया और ये इसका हाइड्रोकार्बन सिरा हो गया। अब क्या होता है कि ये जो कण होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि मिसेल निर्माण में मैंने बताया था। ये जो है वो इस तरीके से इकट्ठे हो गए, ओके, और इकट्ठे होने पर इनका जो ऋण सिरा है वो क्या रह गया, बाहर की ओर रह गया। तो ऋण सिरा बाहर की ओर रहा है, मतलब इन पर जो है वो कौन सा आ गया, ऋण आवेश आ गया, और ऋण आवेश आने के कारण ये जो कोलाइड बना वो कोलाइड कौन सा हो गया, ऋण आवेशित कोलाइड हो जाता है। तो इस तरीके से पृष्ठीय अणुओं का विघटन होता है। विघटन होने पर ये अणु बना, और जब ये संयुक्त होते हैं तो संयुक्त होने पर ये माइनस का सिरा बाहर रह गया। माइनस का सिरा बाहर है मतलब माइनस आवेश बाहर है, माइनस आवेश बाहर मतलब सतह पर, इस कारण बनने वाला कोलाइड जो है वो ऋण आवेशित हो जाता है। देखिए, इसके एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। जैसे देखिए, साबुन का अणु जो है वो इस तरीके से आयनित होता है, C17H35 COONA सोडियम स्टीरेट, और यहाँ ये स्टीरेट आयन में बदल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि इनका जब आयनन होता है तो Na+ आयन जो है वो तो विलयन में चला जाता है जैसा कि मैंने अभी बताया, और स्टीरेट आयन जो है उसके हाइड्रोकार्बन भाग द्वारा जुड़कर कोलाइडी आकार बना लेते हैं, यानी कि इस तरीके से, ये जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं, ये इस तरीके से। तो इनका जो माइनस सिरा है वो कहाँ रहता है, बाहर,
और बाहर रहने के कारण इन कोलाइड को हम क्या कहते हैं, ऋण आवेशित कोलाइड जो है वो कह देते हैं। ओके, इस तरीके से देखिए, इनमें ऋणावेशित भाग बाहर की ओर रहता है और इस प्रकार ऋणावेशित कोलाइड जो है वो प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जो मिसेल बनता है वो इसी का ही एग्जाम्पल हम समझा सकते हैं। ओके, आगे जो तीसरा मेथड है वो है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण का तात्पर्य है कि कोलाइडी कण जो होते हैं उनकी सतह पर विलयन में उपस्थित आयनों का क्या होता है, अधिशोषण हो जाता है। यानी कि कोई भी जो कोलाइडी कण होते हैं, यानी कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं, उन कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वे अपनी सतह पर किसी विशिष्ट आयन का क्या कर लेते हैं, अधिशोषण कर लेते हैं। अगर वो धनायन का अधिशोषण करते हैं तो कोलाइड धनावेशित हो जाता है, और अगर वो ऋणायन का अधिशोषण करते हैं तो कोलाइड जो है वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। अब देखिए, इसी के अंदर हम कहते हैं कि कोलाइडी कण जो होते हैं विलयन में उन्हीं आयनों का अधिशोषण करते हैं जो उनके निजी जालक में उभयनिष्ठ होते हैं। मतलब यह है कि कोलाइडी विलयन जो है उसमें हम कोई और विलयन मिला रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यह विलयन के उन्हीं आयनों का अधिशोषण करेंगे जो इसमें पहले से मौजूद रहते हैं, यानी कि सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, FeCl3 जो है उसका जल अपघटन हम करवा रहे हैं। देखिए, FeCl3 हमने लिया। अब देखिए, FeCl3 का जल अपघटन हुआ तो Fe देखिए जल अपघटन, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे FeCl3। ओके, तो FeCl3 का जब जल अपघटन हुआ उससे पहले हम देखते हैं ये है Fe+3 और 3 Cl- आयनों में इस तरीके से टूटता है। ओके, अब यहाँ पर जब इसका फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बनता है, यानी कि जल अपघटन फेरिक क्लोराइड का होता है, तो बनता है FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड के Fe+ आयन थे और इसमें भी क्या है, Fe+ आयन। तो यह Fe+ आयन जो होते हैं उन आयनों का अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, अधिशोषण कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इसको अपन समीकरण के थ्रू देखते हैं। देखें, जैसे देखिए FeCl3 का जल अपघटन हमने किया तो जल अपघटन करने पर क्या बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है इसमें क्या होते हैं, Fe+3 आयन, जैसा कि मैंने अभी बताया। और ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण जो होते हैं वो Fe+3 आयनों का क्या कर लेते हैं, अधिशोषण करके धनात्मक कोलाइड जो है वो बना लेते हैं। इस तरीके से देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, FeCl3 जो है वो इस तरीके से अपने आयनों में टूटा, और उसके बाद में देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जल अपघटन के फलस्वरूप बना था। ये Fe+3 आयनों को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, और इस तरीके से ये बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइडी विलयन बना था इसने उन्हीं आयनों का अधिशोषण किया जो इसमें पहले से मौजूद हैं। जैसे Fe+ है तो इसने भी Fe+ को अधिशोषित कर लिया। तो यहाँ पर धनात्मक आयनों का अधिशोषण हुआ, तो धनात्मक आयनों का अधिशोषण होने के कारण इस कोलाइड को हम क्या कहते हैं, धनात्मक कोलाइड नाम जो है वो देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल इसी का हम देखते हैं। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 और Ki विलयन। अब यहाँ पर देखिए दो अलग अलग कंडीशंस हम समझते हैं। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। अब देखिए यह जो AgNO3 है और Ki जो है, ठीक है, AgNO3 विलयन और Ki विलयन जो है, जब आपस में इन दोनों को मिलाते हैं तो जो सोल बनता है वो सोल किसका होता है, Agi का होता है। ओके,
सिल्वर आयोडाइड का सोल जो है वो यहाँ पर बनता है, यानी कि उसका अवक्षेप के रूप में सोल जो है वो तैयार होता है। अब ये सोल जो है वो धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए दो कंडीशंस यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम Ki मिलाते हैं तो Agi अवक्षेप बनता है। ओके, और इसके कण अपनी सतह पर विलयन में उपस्थित Ag+ आयनों का अतिशोषण करते हैं और धनात्मक सोल जो है वो बना लेते हैं, जिससे हम कह रहे हैं कि AgNO3। ओके, और इसमें हमने मिलाया Ki। ओके, और ये यहाँ पर बन गया आपके Agi का कोलाइड बन गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो Agi का कोलाइड बना है, इस Agi के कोलाइड के अंदर जो हमको देखना है, यानी कि जो बात हमको समझनी है, वो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर यह Ag+ आयनों का अधिशोषण कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये अधिकता में होगा। ओके, इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। ओके, तो अधिक होने के कारण ये क्या करता है, यहाँ पर Ag+ आयनों का अधिशोषण कर लेता है। तो जैसे ही ये Ag+ आयनों का अधिशोषण करता है, यानी कि धनात्मक आयनों का अधिशोषण किया, तो यहाँ क्या बन गया, धनात्मक कोलाइड बन जाता है। ओके, ये इसकी समीकरण देखिए। समीकरण को हम इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए, जैसे AgNO3 हमने लिखा और एक है आपके Ki, तो AgNO3 हमने जो लिया है वो यहाँ पर हमने क्या लिया है, अधिकता में लिया है। ओके, और जो ये है जलीय है, तो यहाँ पर ये जो Agi है इसने Ag+ आयनों का अधिशोषण किया, इसलिए जो कोलाइड बना उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक कोलाइड कहते हैं। ओके, अब दूसरी कंडीशन देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, Ki में क्या मिला रहे हैं, AgNO3 मिला रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये Ki, और इसमें हम ये जो Ki है इसमें हम क्या मिला रहे हैं, AgNO3। अब यहाँ पर देखिए ये Ki जो है वो हम अधिकता में ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बनता है, वही Agi का सोल तो बनेगा ही बनेगा। अधिकता में कौन से आयन थे, I आयन। तो ये I आयन जो होते हैं, अब ये यहाँ पर आकर अधिशोषित हो जाते हैं। तो धनात्मक पहले वाले में हुए थे, अब यहाँ ऋणात्मक आयनों का अधिशोषण हो रहा है, तो इस कोलाइड का नाम जो है वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक कोलाइड हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं। AgNO3 और Ki विलयन हमने लिया, तो यहाँ बना Agi का सोल। अब इसने कौन से आयनों का अधिशोषण किया, ऋणात्मक आयनों का जो है वो अधिशोषण किया। तो ढृणात्मक आयनों का अधिशोषण किया, इसलिए इस कोलाइड का नाम क्या हो गया, माइनस कोलाइड, यानी कि ऋणात्मक कोलाइड। ओके, तो यहाँ इन दोनों को आप थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ धनावेशित और एक तरफ ऋणावेशित सोल बन रहा है। केवल और केवल आयनों का सिलेक्शन हो रहा है, आयनों के सिलेक्शन से ही धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइड जो है उसका निर्माण हो जाता है। अब अगला देखिए, एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है उसके विलयन में यदि H2S गैस प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरीके से आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम देखें कि आर्सेनिक सल्फाइड जो है उसने किन आयनों का अधिशोषण किया, सल्फाइड आयनों का अधिशोषण किया। और सल्फाइड आयन पर आवेश कौन सा है, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज होने के कारण ये जो सोल बना, ये सोल कौन सा हो गया, ऋणात्मक सोल हो जाता है, या ऋणात्मक कोलाइड जो है वो हो जाता है। ओके, अगला देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम कह रहे हैं कि धनावेशित होता है। धनावेशित होने का कारण क्या है कि इसके अंदर जो AlCl3 होता है उसके Al+3 आयनों का इसने क्या कर लिया, अधिशोषण कर लिया। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर ये AlOH3 हो गया, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और इसमें हमने क्या मिलाया, AlCl3 मिलाया। अब दोनों में यदि हम देखें तो कॉमन आयन कौन सा आ रहा है, Al आ रहा है। तो इस AlCl3 के
Al प्लस आयन जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तो धनात्मक आयनों का अधिशोषण हुआ है, इसलिए इस कोलाइड का नाम क्या हो गया, धनावेशित कोलाइड हो जाता है। ओके, तो आप ध्यान में रखेंगे जिन कणों का अधिशोषण होता है कोलाइड का नाम उसी आधार पर धनावेशित और ऋणावेशित दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल जो थे वो हमने यहाँ आज डिस्कस किए वर्णात्मक अधिशोषण के अंतर्गत। ओके, आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए हेल्महोल्ट्ज जो था उसने एक द्विपरतीय बात जो थी वो हमें बताई थी। द्विपरतीय बात का मतलब क्या है, देखिए जैसा कि अभी हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला देखा था, FeOH का होल थ्राइस और प्लस हमने लिखा FeCl3। ओके, तो जैसे ही ये FeCl3 यहाँ हमने बनाया और यहाँ जो ये सोल बना था वो सोल कौन सा था, FeOH का होल थ्राइस, और यहाँ पर इसने किन आयनों का अधिशोषण किया, Fe+3 आयनों का अधिशोषण यहाँ पर इसने किया। अब देखिए यहाँ पर इसने Fe3 आयनों का जो अधिशोषण किया है, तो इस अधिशोषण के आधार पर द्विक परत जो है वो कैसे बनती है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ कहेंगे कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ओके, ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब यह देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड ने जो है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ वापस, ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये इस तरीके से ध्यान रखें। यहाँ हम हेल्महोल्ट्ज ने जो द्विक परत व्यवस्था बताई थी उसकी बात कर रहे हैं। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है। अभी हमने कहा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल जो है वो किन आयनों का अधिशोषण करता है, Fe+3। तो ये Fe+3 आयन यहाँ इसके चारों तरफ हो गए इस तरीके से, Fe+3, फिर यहाँ भी Fe+3, यहाँ भी Fe+3 और यहाँ भी Fe+3। तो इस तरीके से ये एक परत जो है वो यहाँ बन गई। अब ये जो परत बनी है, ठीक है, ध्यान रखें फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है ये, और फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल जो है उसने किस आयनों का अधिशोषण किया, Fe+ का, तो Fe+ हमने इस तरीके से बना दिए। तो यह जो परत होती है, ये परत जो है वो स्थिर होती है। ये परत क्या होती है, स्थिर परत होती है, यानी कि गति नहीं करती है। अब यहाँ इनके जो विपरीत आयन होते हैं, विपरीत आयन इसमें कौन से थे, माइनस वाले, वो माइनस वाले आयन कौन से थे, Cl-। तो ये जो Cl- आयन है, ये Cl- इस तरीके से यहाँ बाहर इसके चारों तरफ अधिशोषित हो जाते हैं। तो इस तरीके से यह एक परत जो है वो और बन जाती है। ये परत जो है वो क्या रहती है, गतिशील रहती है। ओके, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल था, इसके चारों तरफ इसने जिन आयनों का अधिशोषण किया, यानी कि इसने धनायनों का अधिशोषण किया, तो ये Fe+3 धनायन हो गए। अब जो अंदर आयन है उनके विपरीत आवेशित आयन जो होते हैं विलयन में, जैसे यहाँ Cl- थे, ये अधिशोषित हो गए। तो अंदर वाली जो Fe+3 वाली परत है वो तो स्थिर परत रहती है, और बाहर वाली क्या रहती है, गतिशील परत रहती है। अब जो बाहर वाली गतिशील परत होती है वह स्थिर परत के चारों तरफ इस तरीके से मूवमेंट करती है। तो इस तरीके से दोनों परतों के मूवमेंट से यहाँ विभव उत्पन्न होता है, और इसी विभव या विभवांतर को क्या कहा जाता है, जीटा प्रभाव कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जीटा प्रभाव। ओके, देखिए इसको अब थ्योरेटिकल हम देखते हैं। तो यहाँ जैसा कि हमने कहा कि अवक्षेप की सतह पर उभयनिष्ठ आयनों के अधिशोषण से जो परत बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक परत कहते हैं। और ये परत जो है वो क्या होती है, स्थायी परत होती है। अब इस परत के चारों ओर क्या होता है कि विपरीत आवेशित आयनों की दूसरी परत होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इस परत को हम क्या कहते हैं, विसरित परत या गतिशील परत भी कहते हैं। ओके, अब ये जो दोनों परतें होती हैं इन पर
जो उत्पन्न विभव होता है, यानी कि इन दोनों के मध्य जो विभव होता है, उस विभव को हम क्या कहते हैं? जीटा प्रभाव कहते हैं। याद रखेंगे जीटा प्रभाव को। तो इस तरीके से ये जो हमने पढ़ा है, ये यहाँ पर विद्युत द्विपरत व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू भी और वापस देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, ये है ये। इस पर इसने अपने उभयनिष्ठ आयनों का अतिशोषण किया, यानी कि Fe+3 का, और इसके विपरीत आयन जो है वो यहाँ जुड़ गए। तो ये जो बाहर वाली परत है, इस परत को हम विसरित परत कहते हैं, और अंदर वाली जो परत है उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर परत जो है वो कहते हैं। ओके, तो ये वाली परत जो है वो तो क्या हो गई? गतिशील। ठीक है, या हम कह सकते हैं विसरित। ठीक है, और ये जो अंदर वाली है ये क्या हो गई? आपके स्थिर परत हो जाती है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को समझा सकते हैं। ओके, आगे देखिए स्कंदन। स्कंदन से तात्पर्य क्या है कि कोलाइडी विलयन के कणों का नीचे इकट्ठा हो जाना या अवक्षेपित हो जाना, वो क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। जैसे मान लिया कि ये अपने पास कोई कोलाइडी विलयन है और इसमें ये कोलाइडी कण है। अब ये जो कोलाइडी कण होते हैं ये इस तरीके से जब नीचे बैठ जाते हैं, तो नीचे बैठने की ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। यानी कि कोलाइडी कणों का अवक्षेपण ही क्या कहलाता है? निस्कंदन कहलाता है। ओके, देखिए यहाँ पर कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में बदलना। अब कोलाइडी विलयन का जो स्कंदन होता है वह कई प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन का हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ये विद्युत कण संचलन के लिए एक यू आकार की नली थी इस प्रकार से, और यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। ये माइनस इलेक्ट्रोड हो गया और ये प्लस इलेक्ट्रोड। ओके, और इसमें कोलाइड जो है वो हमने भर दिया। अब इसमें क्या की जाती है? धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये कण है जैसे यहाँ पर, तो धारा प्रवाहित करने पर अगर इसमें धनावेशित सोल है तो वो ऋण प्लेट की ओर गति करता है और वहाँ जाकर उदासीन हो जाता है, और उदासीन होकर वो कण जो है वो नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं। ओके, अगर मान लो ऋणावेशित कोलाइड है तो धनावेशित की ओर जाएगा और यहाँ कण जो है वो उदासीन होकर नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि स्कंदित हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से विद्युत कण संचलन द्वारा हम इनको समझा सकते हैं। ओके, देखिए विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और विद्युत उदासीन होकर नीचे क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। ओके, आगे इसकी दूसरी विधि है वो देखिए क्या है? विद्युत अपघट्य मिलाकर। विद्युत अपघट्य मिलाकर तात्पर्य है कि जैसे देखिए ये अपने पास कोई कोलाइडी विलयन है। ओके, और इस कोलाइडी विलयन के अंदर ये जो कण है परिक्षिप्त प्रावस्था वाले कण, इन पर आवेश जो है वो माइनस है। ओके, इन सभी पर आवेश कौन सा है? माइनस है। अब इनमें क्या मिला रहे हैं हम? विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं। तो अब इस विद्युत अपघट्य को जैसे ही मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं उनके विपरीत आयन जो होते हैं, यानी कि जैसे मान लिया प्लस आयन, ये प्लस आयन इनके साथ, प्लस आयन इनके साथ, यानी कि विद्युत अपघट्य के विपरीत आयन जो है इनके साथ मिलकर इनको क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, और उदासीन करने के बाद में ये कण जो है वो नीचे इस तरीके से इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। तो इस तरीके से विद्युत अपघट्य मिलाकर हम कोलाइडी कणों को स्कंदित या अवक्षेपित कर सकते हैं। देखिए इधर कि कोलाइडी कणों पर जैसा कि हमने बताया आवेश एक जैसा ही होता है। इसमें हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विपरीत आवेशित आयन जो है वो कोलाइडी कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं। विपरीत आवेशित मतलब अलग प्रकार का आवेश, जैसे धन है तो ऋण आवेश, ऋण है तो धन आवेश, जिससे कोलाइडी कण जो है वो क्या होते हैं? उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। दूसरा टाइप देखिए इसका एग्जाम्पल, आर्सेनिक सल्फाइड जो है उसके कोलाइडी विलयन में हम क्या मिला रहे हैं? BaCl2 विलयन मिला रहे हैं। तो आर्सेनिक सल्फाइड जो है AS2S3, ये आर्सेनिक सल्फाइड हुआ। आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइड होता है वह ऋण आवेशित होता है क्योंकि इसने सल्फाइड आयनों का अधिशोषण किया है। अब इसमें हम क्या मिला रहे हैं? BaCl2 विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं।
अब देखिए BaCl2 जो है उसमें एक तो आयन होता है Ba+2 और एक होता है Cl-। तो कोलाइड ये जो है वो कौन सा है, ऋण आवेशित कोलाइड है, मतलब कण इसमें ऋण है। तो विद्युत अपघट्य जो मिलाया है उसके जो धन कण होते हैं Ba+2 ये यहाँ आएंगे और इन सल्फाइड आयनों के साथ जुड़कर इसको उदासीन कर देते हैं। उदासीन करते ही ये निरावेशित होकर नीचे बैठ जाते हैं और इनका स्कंदन जो है वो हो जाता है। ओके, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ये Ba+2 आयनों का इसने क्या किया, अधिशोषण कर लिया। ओके, इस तरीके से Ba+2 आयनों का इसने अधिशोषण किया। अधिशोषण करने के बाद में ये उदासीन हो गए और उदासीन होकर ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलाइडी कणों के अवक्षेपण में सक्रिय भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, समाक्षेपण आयन कहते हैं। तो यहाँ कोलाइडी कणों के अवक्षेपण में कौन भाग ले रहा है, Ba+2, तो इसे हम समाक्षेपण आयन कह सकते हैं। ओके, आगे तीसरा है उबालकर। कोलाइडी कणों को यदि हम उबालते हैं तो उबालने पर क्या होता है कि यह जो है वो अपना आवेश खो देते हैं और जैसे ही इनका आवेश निकलता है ये निरावेशित होकर नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन द्वारा हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि टकराते हैं और इनके अधिशोषित परत जो है वो छिन्न भिन्न, यानी कि बाहर के जो कण होते हैं वो हट जाते हैं और हटते ही ये क्या हो जाते हैं, निरावेशित हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम उबालकर भी स्कंदित कर सकते हैं। अगला जो प्रकार है लगातार अपोहन। जैसा कि हम जानते हैं कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनमें स्थायित्व के लिए विद्युत अपघट्य जो है वो मिलाया हुआ रहता है। तो लगातार हम यदि अपोहन करते जाते हैं, लगातार यदि हम अपोहन करते जाते हैं, जैसे इसमें कोई कोलाइडी विलयन है, इसका लगातार हम अपोहन करते जा रहे हैं तो क्या होता है, इसके जो आवेश होते हैं वो बाहर आते जाते हैं और जैसे ही आवेश युक्त कोलाइड कण बाहर आते जाते हैं और इन पर आवेश समाप्त हो जाता है और आवेश समाप्त होते ही ये स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। देखिए जैसा कि हमने कहा कि कोलाइडी विलयन में स्थायित्व के लिए कुछ न कुछ मात्रा में क्या होता है, विद्युत अपघट्य जो है वो पाया जाता है, ये विद्युत अपघट्य पाया जाता है। ओके, उसके बाद में हम कहें कि यदि कोलाइडी विलयन का लगातार अपोहन करें, अपोहन करते ही जाएं तो क्या होता है, लास्ट में विद्युत अपघट्य वो है कंप्लीट विलयन से बाहर आ जाता है और जैसे ही विद्युत अपघट्य बाहर आता है कोलाइडी कण का स्थायित्व खत्म हो जाता है और ख़त्म होते ही ये जो कोलाइडी कण है वो नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये स्कंदित हो जाते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित हार्डी-सुलजे नियम। हार्डी-सुलजे नियम क्या कहता है, किसी भी आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यही है हार्डी-सुलजे का नियम। यानी कि आयन पर आवेश जितना ज़्यादा है, +1 +2 -1 -2 आवेश बढ़ता जाता है, स्कंदन करने की क्षमता भी उसकी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। देखिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किसी ऋणावेशित कोलाइड विलयन के स्कंदन क्षमता का धनात्मक आयनों द्वारा घटता क्रम क्या है। अपने पास एक ऋणावेशित कोलाइड है, ठीक है। अब इस ऋणावेशित कोलाइड में हम धनायन मिला रहे हैं, तो धनायन मिलाने पर ये स्कंदित कैसे करेंगे, मतलब जल्दी कैसे स्कंदित करते हैं। देखिए जैसे यहाँ हम कह रहे हैं अपने पास एक ऋणावेशित कोलाइड है, ठीक है। अब इस ऋणावेशित कोलाइड में हम धनायन मिलाते हैं, तो धनायन मिलाने पर सबसे पहले Al+3 आयन जो है वो विलयन को उदासीन कर देता है, फिर Ba+2 करेगा और सबसे लास्ट में Na+2 करेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि Al पर संयोजकता यानी कि आवेश कितना है, +3 है। तो +3 होने के कारण ये एक साथ 3 आयनों को स्कंदित करेगा। फिर हम कहते हैं इस पर आवेश कौन सा हो गया, 2, तो ये एक साथ 2 को, और Na पर कितना हो गया, सिंगल, तो ये एक टाइम में एक ही आयन को स्कंदित करता है। तो कह सकते हैं कि संयोजकता या आवेश जितना ज़्यादा बढ़ता है हम कह सकते हैं उसकी स्कंदन की क्षमता भी क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। ओके,
ठीक इसी तरीके से धनायन जो है उसके बारे में भी देखते हैं कि अपने पास एक धनावेशित कोलाइड है और उसमें हम ऋणायन मिलाते हैं तो उसकी स्कंदन क्षमता का क्रम जो है वो आवेश के आधार पर देखा जाता है। आवेश इस पर -3 सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये जल्दी स्कंदित करेगा। इस पर 2 है तो ये थोड़ा लेट स्कंदित करेगा, और उस पर 1 ही है इसलिए ये बहुत लेट स्कंदित करता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि संयोजकता या आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है स्कंदन करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों ध्यान में रखेंगे कि ऋणावेशित कोलाइड में यदि हम धनात्मक आयनों को मिलाते हैं तो उनके अधिशोषण का घटता या बढ़ता क्रम क्या होता है। तो आपको याद रखने की बात है, आवेश देख लेंगे। आवेश जिस पर ज़्यादा है वो जल्दी स्कंदित करेगा, जिस पर कम है वो लेट स्कंदित करता है। उसके बाद में देखिए स्कंदन मान। स्कंदन मान से तात्पर्य है कि किसी विद्युत अपघट्टे के मिलीमोलों की वह न्यूनतम संख्या जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदन करने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कंदित मान या ऊर्णन मान कहते हैं। यानी कि अपने पास मान लिया कि ये कोलाइडी विलयन है 1 लीटर। ओके, अब इसको उदासीन करने के लिए हम इसमें विद्युत अपघट्टे जो मिला रहे हैं मिलीमोल के अंदर, ठीक है, 1 लीटर कोलाइडी विलयन है अपने पास, इसमें हम विद्युत अपघट्टे मिला रहे हैं मिलीमोल में। तो जितना विद्युत अपघट्टे हम मिलाकर इसको उदासीन करेंगे वो जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहलाती है। ओके, और हम यहाँ कह सकते हैं कि स्कंदन मान जितना कम होता है विद्युत अपघट्टे की स्कंदन शक्ति उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो स्कंदन मान और ऊर्णन मान जो है इनको आप विशेष तौर से याद रखेंगे। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने इन सभी के बारे में डिटेल से देखा।